अस्सलाम वालेकुम पाइन अजमल जामी ऑफिशियल में खुश आमदीद। दो बड़ी अहम खबरें हैं जिनके ऊपर आज मैंने आपसे बात करनी है। सैलाब के ऊपर तो हमारी बदसू नज़र रह रही है, उसके ऊपर गुफ्तगू भी हम कर रहे हैं, सियासी मौज़ूआत पर भी जो भी मालूमात आप तक पहुँचा रहे हैं, लेकिन दो बड़ी अहम खबरें हैं। बराह रास्त हमारा उनसे ताल्लुक़ भी है और बिलवास्ता भी है। एक है कि ये जो हमने सैलाब जब आया तो हमने देखा जी रावी के अंदर तक रिहायशी आबादियों को NOC मिला और वो वहाँ पे कायम हैं, लोगों से अरबों रुपए लूटे गए हैं रिहाइश के नाम पर, और अब ख्याल आ रहा है कि ये खाली करवानी है। इस सिलसिले में बड़ी अहम खबर है कि लाहौर की एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी जिसके मालिक को महकमा एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके पास कितने हज़ार केनाल थी, कितने अरब इसने कमाए और मज़ीद किस किस की बारी आ सकती है, और यहाँ पे किस किस महकमे को अब तलब किया गया है, और अहम सवाल ये कि अभी होश क्यों आ रही है। इसके ऊपर कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आप तक पहुंचानी है। और फिर आपने देखा होगा टिकटॉकर हैं सामिया हिजाब, जिन्होंने शिकायत की कि उन्हें अगवा करने की कोशिश की है लड़के ने जिसके साथ उनका ताल्लुक था। तो हमारी एक सहाफ़ी दोस्त है नौरीन सलीम जंजुआ, उन्होंने सामिया हिजाब के साथ तफसीली गुफ्तगू की है और मेरी नौरीन से भी तफसीली गुफ्तगू हुई, जानने की कोशिश की कि ये कहानी है क्या। वो भी बड़े होशरुबा हक़ाइक़ हैं। सामिया हिजाब का ताल्लुक क्या था उस लड़के से, हसन जाहिद से, उसके ऊपर पर्चा हुआ, उसकी ज़मानत भी हो गई, मामला इनके आपस में था क्या और बात मंजर आम पर कैसे आई, ये भी समझने वाली कहानी है। पहले ज़रा मुझसे कहानी सुन लें। ये जो लाहौर के आसपास रावी के साथ जो बेड़ा गर्क किया गया, फितरी जो गुजर गए हैं पानी की, वो आपने दरिया की जब ज़मीन हथियाने की कोशिश की तो दरिया वापस आया और उसने अपनी ज़मीन वापस ली है। उसकी भीड़ चढ़े आम शहरी, फैसले हैं किसी और के, आम शहरी उससे मुतासिर हुआ। अरबों रुपए कमाए ये प्रॉपर्टी डीलर्स और प्रॉपर्टी माफिया ने, मुतासिर जमा पूंजी सारी ज़िंदगी की वहाँ पे लगाने वाला हुआ आम शहरी, 5 मरला 3 मरला 10 मरला वाला। लेकिन अब मेरे पास जो खबर है वो ये है कि लाहौर में जो महकमा एंटी करप्शन है वो हरकत में आया बिलाखिर। बहुत ज़्यादा दबाव था सोशल मीडिया पे, मीडिया पे, तमाम मैं लोगों को खराज तहसीन पेश करूँगा जिन्होंने बगैर किसी दबाव के, हमने भी अपनी तय कोशिश की कि उन्होंने ये जो रावी का जो हाल किया था ना, इन दी नेम ऑफ हाउसिंग सोसाइटीज़, बड़े बड़े जागीरदारों ने, सियासतदानों ने, कारोबारी अफराद ने, प्रॉपर्टी माफिया ने और इदारों ने, उसके ऊपर मैं दाद दूंगा तमाम यूट्यूबर्स को, तमाम प्रोग्राम एंकर्स को और तमाम सहाफ़ियों को जिन्होंने खुल के बात की किसी दबाव के बगैर, क्योंकि आम शहरी इसमें पिस गया, मर गया, डूब गया, बह गया, हालांकि जिम्मेदार कोई और है। तो इसमें एक्सक्लूसिव तरीन खबर यह है कि ये जो एंटी करप्शन का महकमा है उसने एक हाउसिंग सोसाइटी है लाहौर में, वो भी रावी के अंदर जाके घुसी हुई थी। मैं कोशिश करूँगा नक्शा आप तक वाज़ेह होता रहे कि आप देख सकते हैं रावी बिल्कुल सर पे है और अंदर हाउसिंग सोसाइटीज़ गई हुई हैं। वो बंद रोड कहीं है और ये सोसाइटियाँ वहाँ जाके निकलेंगी, क्योंकि बहरिया टाउन बन गया था। तो बहरिया टाउन के आसपास जितनी सोसाइटी थी, ऊपर रावी तक चले जाएँ, शदरा तक चले जाएँ, बाबू तक चले जाएँ, इधर मुल्तान रोड तक चले जाएँ, चुंग तक चले जाएँ, मोलनवाल, हर जगह आपको इंक्रोचमेंट नजर आएंगी। सोसाइटियाँ बनाई गई थी इन दी नेम ऑफ न्यू हाउसिंग सोसाइटीज़, न्यू लिविंग स्टाइल के नाम के ऊपर, और ये कोई गारंटी नहीं दी गई थी कि पानी आया तो आप डूब जाएंगे या नहीं डूबेंगे। अब ये एक इलाका है जो कि थीम पार्क के नाम से जाना जाता है, हाउसिंग सोसाइटी। ये मोलनवाल के करीब है। मोलनवाल तो पुराना कदीम इलाका है, गांव है जो थोड़ा ऊंचा है, तो वो तो उस तरह से मुतासिर नहीं हुआ ज़रूर, लेकिन ये जो जहाँ पे थीम पार्क बना, नक्शा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये ज़रई अराजी थी, जंगलात की ज़मीन थी जो फितरी तौर पर दरिया को कटाव से रोकती थी और दरिया को आबादियों में आने से रोकती थी जब कभी पानी उसमें आता था। लेकिन इसके साथ हमने जुल्म किया और यहाँ पे हाउसिंग सोसाइटियाँ बनाई। अभी भी थीम पार्क अगर आप लिखें गूगल मैप पे, आप खुद चेक कीजिए कि थीम पार्क कहाँ तक पहुँचा हुआ है। यही सूरत हाल कुछ पार्क व्यू की और दीगर सोसाइटियों की भी थी, वो भी बिल्कुल रावी के किनारे तक पहुंची हुई हैं। और तहफ़्फ़ुज़ किसने देना था जी? अब पता चला रूडा ने देना था। रूडा ने हमसे पैसे लिए थे और रूडा ने कहा था हम बांध बनाएं। कैसे बनाएंगे भाई? अभी सैलाब है, सारी कलई खुल गई है, सारा इंतजामात आपके नज़र आ गए हैं कि आपने सिर्फ आवाम को लूटा है। थीम पार्क का जो इलाका है, ये बताया जा रहा है कि इसका जो मालिक है उसका नाम है खुशी मोहम्मद। खुशी मोहम्मद साहब ने खुशी खुशी से आवाम को तो लूटा, अब ये पकड़े गए हैं। इनको गिरफ्तार किया एंटी करप्शन ने, और मेरी इत्तला ये है कि 5-7 दिन पहले इसे गिरफ्तार किया गया है। हालांकि खबर पिछले 24 से 48 घंटे पहले मंजर आम पर आई। महकमा एंटी करप्शन में एक इंतहाई जिम्मेदार से मेरी बात हुई जिसने इसकी तस्दीक की कि बिल्कुल खुशी मोहम्मद साहब को गिरफ्तार किया गया है। और ये अब आप सुने, ये सुन के आप हैरान होंगे, 12,000 केनाल बेच चुका था। 12,000 केनाल जो रकबा है उसके ऊपर हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर ये आम शहरियों को बेच चुका था। जब ये इलाका स्कीम सामने आ रही थी, 2-2 लाख, 4-4, 5-5 लाख मरला, छोटे छोटे रेट लगा के, और आपको अंदाज़ा है कि ये अरबों रुपए ये बंदा यहाँ से कमा चुका था। और ये सोसाइटी जो है ये डिफॉल्ट भी हो चुकी हुई थी और टोटली बकौल महकमा एंटी करप्शन पंजाब टोटली अनऑथराइज्ड सोसाइटी है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर ये टोटली अनऑथराइज सोसाइटी है तो ये तो कल तो नहीं बनी, साल से इस पर काम जारी है।
तो वो कौन सा इदारा है जिसने खुशी मोहम्मद को खुशी खुशी थीम पार्क में ये बलात्कार करने की इजाज़त दी? और क्या ये अकेला खुशी मोहम्मद है जिसके ऊपर हाथ डलना चाहिए? जो बाकी 15-20 हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं, उनके डेटा नहीं चेक करना चाहिए? जब मैंने ये सवाल किया तो मुझे बताया गया कि रूडा और एलडीए से इन तमाम हाउसिंग सोसाइटीज़ के रिकॉर्ड तलब कर लिए गए हैं और मुझे कहा गया जी हम कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे, जो भी बंदा होगा उसको गिरफ्तार करना पड़ा, उससे रिकॉर्ड लेना पड़ा, हम लेंगे। लेकिन हाथ अभी सिर्फ खुशी मोहम्मद तक डला है। मेरा ख्याल है खुशी मोहम्मद साहब शायद कोई नून लीग या पीपल्स पार्टी या किसी बड़े सियासी जमात या बड़े किसी जिम्मेदार के साथ ताल्लुक उनका शायद अच्छा नहीं होगा, इसलिए रगड़े गए हैं। लेकिन खुशी इस बात की है कि चलें कोई बंदा तो हाथ है ना, पता तो चले। अब ये जो अरबों रुपए इन्होंने कमाए हैं और 12,000 के नाल अराजी बेची है, इसका हिसाब तो होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये मुतासर हुई, इतनी मुतासर हुई है कि मैंने वहाँ पे मुकामी लोगों से बात की कि जो सिंगल स्टोरी मकान है ना थीम पार्क के अंदर, वो तो मुकम्मल बह चुका है। जो डबल स्टोरी मकान है वो डबल स्टोरी तक पानी आया हुआ है। तो वहाँ पे जो मकानों में इतना पानी आ गया वो तो जमा पूंजी बह गई, ख़त्म हो गई, तबाह हो गई जमा पूंजी जो किसी ने लगाई है। ये मुझे इसका बहुत दुख है और आगे जो बाकी इलाके हैं उम्मीद है कि उनके ऊपर भी ये कार्रवाई करेंगे। दिस शुड नॉट बी द फर्स्ट थिंग। ये पूरा जो इलाका है ना उससे पूछा जाए कि किसने हाउसिंग सोसाइटी बनाई और क्यों बनाई। इसके बारे में तो इत्तला यह है कि टोटली अनऑथराइज्ड है। अगर है तो ये इतना अर्सा काम कैसे कर रही थी, इसका जवाब किससे मैंने ढूंढना है, आप मुझे बताइएगा। दूसरी जो मैंने आज आपसे खबर डिस्कस करनी है वो मोहतरमा सामिया हिजाब के बारे में है। टिकटॉकर है मारूफ, को 2,84,000 फॉलोअर्स हैं टिकटॉक के ऊपर। इस बच्ची की एक वीडियो सामने आई, इसने कहा मैं सना यूसुफ नहीं बनना चाहती और इसलिए मैं उस लड़के को एक्सपोज कर रही हूँ। लड़का है जो हसन जाहिद, कि वो मुझे ब्लैकमेल करता था और मुझे जान से मारने की धमकियाँ दी, मेरे चेहरे पर तेज़ाब फेंकने की धमकी दी और इस्लामाबाद में इसने पर्चा दर्ज करवाया। E11 की रिहायशी इस्लामाबाद में सामिया हिजाब, छोटी सी लड़की 18-20 साल उम्र होगी कम अज़ कम, जो देखने में नज़र आता है, और अपनी माँ जो कि बीमार है और एक छोटा भाई उसके साथ रह रही है। इस बच्ची की जब ये कहानी सामने आई तो लोगों ने वीलॉग्स किए, ख़बरें आप तक पहुँचाईं चस्का लगा के। लेकिन हकीकत क्या है वो मैं बयान कर देता हूँ। जैसे मैंने इब्तदाई में बता दिया था कि नौरीन सलीम जंजुआ हमारी दोस्त हैं, सहाफ़ी, उन्होंने इनका इंटरव्यू किया तो मेरी उनसे फिर बड़ी तफसीली बात हुई। तो मालूम ये हुआ है कि सामिया हिजाब जो हैं, इनकी वालिदा और इनके वालिद के बीच अलहदगी हो चुकी है 1 साल से। वालिदा इनकी वाकई बीमार हैं, बिस्तर पर हैं और इन्होंने सारी उम्र ये देखा है कि माँ बाप के झगड़े होते रहे और वालिद मुबैना तौर पर माँ पे हाथ उठाता रहा। अब इनकी भाई छोटा है, इनका जो सोर्स ऑफ अर्निंग था वो टिकटॉक के ज़रिए जो आमदन थी या सोशल मीडिया के ज़रिए वो बताई जा रही है। E11 में रहती है। ये जो लड़का है जिसका नाम हसन जाहिद है, इसके बारे में सोशल मीडिया ने खुद निकाला कि ये देखें ये तो उसके साथ ताल्लुक था, बर्थडे में खड़ा है और उस लड़के के पास वीडियोज़ हैं इस लड़की के साथ ताल्लुक की। इस लड़की ने खुद एतराफ़ किया और ये एक नई बात है जो हमारे सीनियर लोग देख रहे हैं कि ये जो मौजूदा जनरेशन है इसकी अंदाज़े फ़िक्र या मामलात को देखने का अंदाज़ पुरानी नस्ल से मुख्तलिफ है। अच्छा या बुरा ये फ़ैसला आप कीजिए। उस लड़की ने ज़रा बराबर भी हेजिटेशन का मुज़ाहरा नहीं किया और उसने कहा बिल्कुल मेरा हसन ज़ाहिद से ताल्लुक़ था, बिल्कुल ये एक प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ था, बिल्कुल मैं उसके साथ एक रिलेशनशिप में थी। लेकिन मसला ये हुआ कि लड़का मुझे बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता था। जब मैं उसकी बात नहीं मानती थी तो वो हाथ उठाने तक आ जाता था और आखिरी लम्हों में उसने हमारी कुछ प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो वायरल करके मुझे ब्लैकमेल करने की धमकी दी। फिर मैं मजबूर हुई कि मैं पुलिस तक पहुंचूं और उन्होंने फिर ये डिटेल्स जो हैं वो हमारी सहाफ़ी दोस्त के साथ जब शेयर की तो मुझे बताया गया कि उन्होंने, सामिया हिजाब ने, किसी एक मामले के ऊपर डिनाई नहीं किया, अगर मगर की कहानी डिस्कस नहीं की, बल्कि खुल के बात की कि हाँ मेरा ताल्लुक़ था, हाँ मैं उसके साथ ताल्लुक़ में थी, ज़ाती ताल्लुक़ था, प्यार मोहब्बत का ताल्लुक़ था। और उन्होंने आईफ़ोन की बात भी की गई, तोहफ़े तोहफ़ की बात भी की गई। ताल्लुक़ में उन्होंने कहा अगर हूँ तो ये सब कुछ होता है। और वो लड़का जब आया, वीडियो आपने देखी है कि वो इन्हें अंदर बिठाना चाह रहा है या कुछ स्नैच करना चाह रहा है, वो वीडियो भी आपके सामने है। उसकी ज़मानत हो गई है 20,000 मसलूक़ के बस पर्चा उस पर दर्ज है। अब इस पर आप जानना चाह रहे होंगे कि मेरी राय क्या है। मेरी राय ये है कि जनाब, आप किसी को जज करने से पहले सबसे बुनियादी नुक्ता ये है कि नो मीन्स नो। अगर एक लड़की ने, खातून ने किसी ताल्लुक़ में ना कर दी है या लड़के ने कर दी है तो ना का एहतराम किया जाना चाहिए। ज़बरदस्ती किसी शख्स को अपने साथ बसाने या अपने साथ ले जाने से गुरेज करना चाहिए। और जब हम ताल्लुकात किसी से बनाते हैं, आपने अक्सर हमारे लाइफ कोच देखे होंगे, बड़े वायरल आजकल हो रहे हैं, 2 किताबें पढ़ते हैं और हिकमत की और ताल्लुकात के ऊपर फ़लसफ़े बयान करते हैं, सब बकवास करते हैं। इनको खुद अभी मज़ीद इल्म हासिल करने की ज़रूरत है। अर्ज़ ये है कि जब हम किसी ताल्लुक़ में जाते हैं तो अपने बच्चों को, बच्चियों को, नौजवानों को ये समझाएँ
कि ये जो नया अजाब है ना कि प्राइवेट मोमेंट्स की वीडियो बनाना, हाथ जोड़ के इससे माफ़ी मांगें, ये काम ना होने दिया करें। इज़्ज़तें जब लोगों की इस तरह नीलाम होंगी तो फिर कत्ल गैरत के नाम पे होते हैं, फिर एक नया स्यापा खुल जाता है। तो ये ट्रेनिंग करें बच्चों की कि ये जो टिकटॉक पे मशहूर होने के नाम पर, आर्जी शोहरत के नाम पर ताल्लुकात उस्तवार करते हैं, तोहफ़े तोहफ़ लेते हैं, प्यार मोहब्बत के अहद बांधते हैं और बाद में किसी शख्स की असलियत खुलती है तो मजबूर होकर हम या फिर वीडियोज़ जारी करते हैं या कुछ और करते हैं, तो उससे गुरेज़ करें। आप काके नहीं होते, बच्चे नहीं होते जब आप गिफ्ट लेते और देते हैं, आप अपनी मर्ज़ी से गिफ्ट लेते और देते हैं। तो इन मामलात के ऊपर पहले से ही गौर किया करें। आज हम आके अगर कह रहे हैं, आज क्या किया जा रहा है कि लड़की गलत थी जी, उसका ताल्लुक था, वो भाई है, वो मान रही है, लेकिन वो लड़के को किसने इख्तियार दिया कि वो ज़बरदस्ती उसके साथ कहे कि जी मैंने तुम्हें वायरल करना है तुम्हारी वीडियोज़। उस लड़के को किसने इख्तियार दिया कि मैं तुम्हारे चेहरे पर तेज़ाब फेंकूंगा। उस लड़के को किसने इख्तियार दिया कि लड़की अगर ना कर रही है तो कहीं नहीं, ज़बरदस्ती तो मेरे साथ चल। क्यों भाई, ज़र ख़रीद गुलाम है कोई, इसका लिहाज तो करें ना। ये चाहे लड़की हो या लड़का हो, मेरा तो इससे इतना सा थीसिस है। बाकी रह गई गैरत, अखलाकियात, वो आप उसके बारे में कमेंट्स करते रहें, मेरा इशू नहीं है उसके ऊपर, वो आपकी अपनी अपनी दायरा कार है, अपनी अपनी समझ बूझ है। मेरा मसला ये है कि अगर किसी शख्स ने ना की है तो उसकी ना का एहतराम होना चाहिए। किसी शख्स को कोई इख्तियार नहीं है कि वो ना के बावजूद ज़बरदस्ती किसी खातून या मर्द को अपने साथ खींच के लेके जाए, ब्लैकमेल करे, तेज़ाब फेंकने की धमकियाँ दे, जान से मारने की धमकियाँ दे। ये इजाज़त नहीं होनी चाहिए। और ये सब होता क्यों है? छोटी उम्र का लाउबालापन, तालीम और तरबियत की कमी और इस बात का एहसास ना होना कि आज जो मोबाइल की दुनिया है इसमें प्राइवेट मोमेंट्स रिकॉर्ड नहीं किया करते। खुदा के लिए बच्चों को समझाएं। बहरहाल ये उसकी कहानी है। वो लड़की अपनी हर बात से को मानती है, एतराफ़ करती है और बरमला करती है, ठोक के करती है एतराफ़ कि हाँ मैंने ताल्लुक़ था मेरा, इसलिए छोड़ा है, इसलिए मजबूर हुई कि मुझे ब्लैकमेल करता था। ये है उसकी सादा सी कहानी। इजाज़त दीजिए मुझे। अल्लाह हाफ़िज़।